Good morning, students. Today in this video, we will start our first chapter from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons Publications. Title of chapter is Exact Differential Equations. First of all, we will start with the definition of differential equation. आपने इक्वेशन वर्ड बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। आप इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन। जैसे अगर मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ जो ये आपका x है ये कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आपका y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल के बीच में जो ये रिलेशन बनेगा इसे आप कहेंगे वेरिएबल x और y में इक्वेशन। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल वर्ड किसके लिए यूज होता है? डेरिवेटिव्स के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग है कि जिस इक्वेशन में आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात देखिए, आपने डेरिवेटिव्स का टॉपिक आप जब भी पढ़ते हैं, y अगर फंक्शन ऑफ x है तो नॉर्मली आप क्या निकालते हो? dy by dx। ऐसे ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव। तो यहाँ देखो यही मेंशन किया गया है कि एक इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे कि वो क्या क्या इन्वॉल्व करती हो। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, साथ में डेरिवेटिव्स होने चाहिए जो किसके विद रिस्पेक्ट टू किसके होंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो जो इक्वेशन होगी उसे आप क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बात करें कि मैथमेटिकली नोटेशन में, तो ये जो नोटेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की नोटेशन है। इसमें x आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर एंड सो ऑन, dny by dx nth डेरिवेटिव तक मैंने ये इक्वेशन जनरल लिखी है। इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, तो ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, मैंने dy by dx इक्वल टू x लिख दिया, dy by dx लिख दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy by dx हमने ले लिया टेंजेंट x। ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप डेरिवेटिव्स के ऑर्डर बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद ये जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं ये आपने फिजिक्स में स्टडी की हुई हैं। अभी मैथमेटिक्स में इन्हें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट ईयर स्टडी करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ यूज होगा मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगी। ये जो इक्वेशंस हैं जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करना है। लेकिन क्योंकि ये भी पार्शियल है तो डेरिवेटिव्स तो हैं, तो अगर सिंपल मैं बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का एग्जाम्पल है। अब आपको याद है कि आपकी जो बुक का नाम क्या है? ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उन्हें हमने टू पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, ODE और PDE। ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब इन दोनों में क्या फर्क होता है कि अगर आपका y एक सिंगल वेरिएबल x का ही फंक्शन है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो आप y का विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव कर सकते हो। तो ये जो डेरिवेटिव होता है इसे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं। और जिस इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स आ जाएं उस इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर मैं ये चेंज करके लिख दूं कि z जो है वो दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है, तो अब z का जो डेरिवेटिव है
वो x के विद रिस्पेक्ट टू भी हो सकता है और y के विद रिस्पेक्ट टू भी। तो यहाँ आप पार्शियल डेरिवेटिव्स कर रह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमेस्टर में आपकी बुक का नाम क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो आपने सिर्फ वही डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है जिनमें आपके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जैसे कि ये जो dy बाई dx की फॉर्म में है, यूज हो रहे हैं, हम वही स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखो, यही एक्सप्लेन किया गया है। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जब आप पढ़ते हो तो आपका सिंगल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ते हो तो आपके मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक कंप्लीट पेपर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, वो हम तभी स्टडी करेंगे। और अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 तक आपके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, तो ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। एग्जांपल नंबर 6 और 7 में आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, इन जनरल आप जब सिंपल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो वहाँ सिंपल हम सिर्फ इक्वेशन की निकालते हैं डिग्री, लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट ऑर्डर का एडिशनल आ जाता है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट, कि आपकी इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा? ऑर्डर। अब देखो, हम अपने ऊपर वाले एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1। इसमें भी सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 1। यहाँ भी सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज हो रहा है, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 1। यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज हो रहा है, चाहे उसकी पावर कुछ भी है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, तो इसका भी ऑर्डर 1। और यहाँ कौन से डेरिवेटिव का ऑर्डर यूज हो रहा है? थर्ड, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं अभी इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर। अब बात आ जाती है डिग्री की। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री, मतलब पावर, इसकी पावर देखनी है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि आपकी इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, अब आप उसकी पावर देखनी है। लेकिन पावर देखने से पहले आपको क्या चेक करना है इक्वेशन में? जब आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल्स नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। रेडिकल्स और फ्रैक्शन से क्या मीनिंग है? कि कहीं पर भी इक्वेशन में नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी सबसे पहले हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ये जिसका ऑर्डर है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपकी पावर 4/3 है, हमें फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, तो डिग्री देखने से पहले आपको इस पावर को रिमूव करना होगा। तो 1/3 पावर रिमूव करने का सिंपल सा मेथड है टेकिंग क्यूब साइड। तो अब इधर पावर आ गई 3। अब सारे नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स रिमूव हो गई है, और अब जो सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री। इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री कितनी आ गई? 3। अभी हम पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो, जरा सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो इसका ऑर्डर है 2। इसकी डिग्री अगर देखें, कोई नेगेटिव और रेसिप्रोकल पावर नहीं है तीनों में, तो इन तीनों की ही डिग्री आपकी क्या आएगी? डेरिवेटिव की पावर 1 है,
तो डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री हम अभी पीछे देख ही चुके हैं, कितनी आई थी अभी हमारी 3। और इसमें भी देखें कोई नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर नहीं है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए रिलेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब एक पॉइंट आपको यहाँ स्पेशली नोट करना है कि सॉल्यूशन में कोई भी डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं होता। सॉल्यूशन ओनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन होता है, और जब इसे हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रल वर्ड भी यूज होता है, तो अगर हम कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल, तो वो उसका सॉल्यूशन ही है, वो उसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, जिसे हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन यह है हमारे 3 टाइप्स के। सबसे पहला सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तो तीनों ही हैं लेकिन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ independent arbitrary constants which cannot be reduced to a fewer number of equivalent constant, कि आपकी जो सॉल्यूशन की इक्वेशन है उसमें नंबर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं आप उसे, कंप्लीट प्रिमिटिव भी बोलते हैं और कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं। इसमें आपने सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी होती है कि जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स किसके इक्वल होते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कैसे आएंगे वो जब हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे तब आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल बात ना करके किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कि आपने जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यूज की तो वो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में आप डिटेल में अपने सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको ये वहीं क्लियर होगा। अभी हम जस्ट डेफिनेशन कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट and is not obtainable from complete solution by giving particular values to the arbitrary constant is called a singular solution। कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरह ही इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे, लेकिन इसको जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में हमने करा था कि जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले ली थी, तो ये कह रहा है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स तो नहीं है, लेकिन कंप्लीट और जनरल सॉल्यूशन में सेम होता है। देखो मैंने यहाँ भी बताया था कंप्लीट प्रिमिटिव कंप्लीट सॉल्यूशन सबका मीनिंग सेम है। कि कंप्लीट सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू यूज करके इस सॉल्यूशन को हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब इस बुक में ये बात यहाँ तक हमारी हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कर ली, फिर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की, फिर हमने पढ़ा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि कैसे कैसे टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। अब इस बुक में फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और उनके सॉल्यूशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स समझें।
उसको समझने के लिए ये ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे मेथड्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री से हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मेथड को बाइफरकेट करें। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स में ही बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट चैप्टर में इससे फर्दर कंप्लीट हम जितनी भी इक्वेशंस पढ़ेंगे वो सारी इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होंगी। फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ही होगा और उसकी पावर 1 होगी। तो dy बाई dx जो होता है वो आपका क्या होता है, स्लोप का फार्मूला होता है एट एनी पॉइंट x1। ठीक है, तो हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया a1 x1 y1, ये हमने एक पॉइंट ले लिया एनी पॉइंट इन xy प्लेन। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमने dy बाई dx में x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट करा, तो जो स्लोप आई वो हमने मान ली m। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से m1 स्लोप के साथ हमने ये एक लाइन ड्रॉ। हम अब एक नए पॉइंट पर पहुंच गए a2, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x2 y2। अब इस पॉइंट पर हमने dy बाई dx की वैल्यू निकाली, वो हमारी आ गई m। अब हम क्या करेंगे, a2 से m2 स्लोप लेकर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही आपका a3 एंड सोन ये चलता चला जाएगा। तो ये जो सक्सेसिवली आपके पास ये पॉइंट आएंगे, तो इससे ये एक आपका ब्रोकन कर्व बन रहा है। अगर इसे हम स्मूथ हैंड से ज्वाइन करें तो जो आपका कर्व आएगा वो आपका सॉल्यूशन कर्व होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको सिंपल बस बेसिक बात समझा रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए फैमिली ऑफ कर्व्स। अब फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों, कि अभी तो आपने ये A1 पॉइंट यहाँ चूज करा था, एक कर्व बन गया हर पॉइंट से, फिर अगला पॉइंट मैं यहाँ से चूज कर लेती हूँ, ऐसे उससे एक कर्व आ जाएगा, तो हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कर्व आएगा। तो इसलिए ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, सच दैट every point of the xy plane there passes one curve of the family। तो ये सिंपल आपका ज्योमेट्रिकली क्या होता है मीनिंग। अब कर्व की शेप क्या होगी, हमेशा ये नहीं ऐसे ही सिंपल सा ही कर्व बन जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है। डिफरेंट डिफरेंट इस फंक्शन के लिए कर्व की शेप डिफरेंट डिफरेंट आए। अब आपके जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही था, आपके चैप्टर का नाम था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने जो अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब क्योंकि आपकी बुक में अब बार बार ये ऑर्डिनरी वर्ड यूज नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी चाहे मेंशन ना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ मीनिंग सिंपल क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाती है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, जो कि आपके इस चैप्टर का टाइटल है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट if it is obtained from its general solution directly by differentiation without any subsequent multiplication, elimination, etc. क्या मीनिंग है इसका, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट कब कहेंगे, कि आपके पास अगर उसका जनरल सॉल्यूशन हो और उस जनरल सॉल्यूशन का आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो आपके पास विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन और इलिमिनेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। अब क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपको रिपीट किया कि इस चैप्टर में आप जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं वो सारी कैसी हैं, जिनका देखो मैंने अभी यहाँ पे भी बताया था फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई करके dx और dy को सेपरेट कर लिया। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, जिसे अब हम यहाँ यूज करेंगे। देखो हमने कुछ नहीं किया कि सिंपल dy बाई dx हो
साइड में आपका कोई भी फंक्शन है, एफ जो फंक्शन था उसे मैंने यूं समझ लीजिए कि m बाय n की फॉर्म में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m dx और n dy हो जाएंगे ना, वो साइन जो है मोर एन फंक्शन में हमने एग्जैक्ट। अब आपने इस चैप्टर में जितनी भी आपको इक्वेशंस दिखेंगी वो आपको इसी फॉर्म में दिखेंगी, कैपिटल M और कैपिटल N एनी फंक्शन ऑफ x। अब हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन कब एग्जैक्ट होगी, कि आपके पास इसका क्या हो सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने इस सॉल्यूशन का du लिखने का मतलब क्या है कि हमने सॉल्यूशन का डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करते ही आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प। इक्वेशन है आपके पास dy by dx इज इक्वल टू x। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है ये। कैसे आएगा ये सॉल्यूशन, चलो हम ये भी देख लेते हैं। वेरिएबल सेपरेट करना हमें आता है, तो इसको अगर आपने सॉल्व करना हो, क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस 11th-12th में भी स्टडी कर चुके हैं, हम ऐसे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 1 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया y, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि सॉल्यूशन का क्या करें हम, इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव करें और आपकी ये इक्वेशन आ जाए। तो आप जरा देखिए, मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कांस्टेंट का, तो आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। आपने कोई सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं की, तो ये आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो मेथड है एग्जैक्टनेस चेक करने का, तो ये आप एग्जैक्टनेस तभी चेक कर सकते हैं कि जब आपके पास क्या आ जाए सॉल्यूशन। लेकिन हम इस चैप्टर में स्टडी क्या कर रहे हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसे सॉल्व करने के सिंपल मेथड। उसके लिए ये एक थ्योरम है, फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन में बी एग्जैक्ट। अभी इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं सिंपल इसका रिजल्ट यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो अभी मैं इधर वर्किंग रूल्स पे आ जाती हूँ। ये हमारा पेज नंबर है 1.7। ये वर्किंग रूल समराइज कर रहे हैं हमारी उस थ्योरम के रिजल्ट। तो अब आपने मेन बात क्या है, मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम स्टडी करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ये है आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म जो हम इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन क्या एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, एग्जैक्टनेस चेक करने का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या ये फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको, कैपिटल M और कैपिटल N दोनों ही x और y वेरिएबल के फंक्शन है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनमें 2 हैं। तो आप किसी एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो यहाँ जो डेरिवेटिव यूज होंगे वो होंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो जरा एक बार हम इस नोटेशन को समझ लें कि क्या मीनिंग होता है। वैसे देखो, याद रखने के लिए हम m का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, n का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, जो dx के साथ था उसका विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया, जो dy के साथ था उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव सेम आ जाते हैं तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, एग्जैक्ट। अब इस नोटेशन का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि आपका m x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, जब हम लिख रहे हैं करली m बाय करली y, तो आपको m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है और आप अपने वेरिएबल x को क्या समझ के चलेंगे, कांस्टेंट। ऐसे ही जब आप करली n बाय करली x निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे n को विद रिस्पेक्ट टू x और ट्रीट करेंगे y को एज ए कांस्टेंट।
फार्मूले और मेथड आपके वही ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की तरह ही चलते हैं, बस आपने क्योंकि जो आपका m और x और y दोनों वेरिएबल का फंक्शन था, तो आपने जब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो वही सारे फॉर्मूले सिंपल y के अकॉर्डिंग लगाने हैं और x को समझना है कि कोई मल्टीप्लाई में कांस्टेंट लिखा है। और सेम ऐसे ही यहाँ कि करली n बाय करली x में n का विद रिस्पेक्ट टू x करना है और y को कैसे ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट। तो ये तो फॉर्मूला हो गया एग्जैक्टनेस चेक करने का। अब आपने सॉल्यूशन कैसे निकालना है, अब जरा यहीं से देखिए। m का विद रिस्पेक्ट टू x था ना, मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो देखो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जब x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे तो y को कैसे ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। फिर बस डिफरेंस कितना है कि n का पूरे का इंटीग्रेशन नहीं करना, n का इंटीग्रेशन तो होगा विद रिस्पेक्ट टू y ही, लेकिन हमने n में से उन्हीं टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जिनमें x इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई टर्म नहीं होगी तो यहाँ इंटीग्रेशन में क्या लिखा जाएगा, 0, और इक्वल टू में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देखो m dx था, तो m dx का इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। n dy का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो मैंने dy तो लिखा, लेकिन कंप्लीट n का इंटीग्रेशन ना करके हम करेंगे टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इक्वल टू में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम अपना। Find the value of alpha assuming that the differential equation is exact. अब सबसे पहला आपको हर क्वेश्चन में काम क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसे अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। तो जो dx के मल्टीप्लाई में है वो आपकी m की वैल्यू हो गई, जो dy के मल्टीप्लाई में है वो आपकी n की वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ तो आपको एग्जैक्ट गिवन है तो आपको पता है कि आपके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे सेम। अब जरा देखिए हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। m का किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, y के, तो 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये जो आपका x स्क्वायर देखो कांस्टेंट रहा एज इट इज। y की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3y स्क्वायर। फिर आपका अल्फा और x स्क्वायर दोनों ही कांस्टेंट एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2। ठीक है, ऐसे ही जब आप n का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखो 2 कांस्टेंट 0, विद रिस्पेक्ट टू x करने में y स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, x की क्यूब का 3x स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर y कांस्टेंट एज इट इज, x की क्यूब का 3x स्क्वायर। अब क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट गिवन है इसलिए दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे सेम, मैं इन दोनों को सेम रख दूं, तो अब जरा देखो ये वाली टर्म कैंसिल, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आप यूं समझिए कि x स्क्वायर y भी कैंसिल, तो आपका 2 अल्फा आ गया 3 के इक्वल और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/2। थैंक यू।